हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के ख़त्म होने पर आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट्स में लिख दीजिए। वी विल ट्राई टू एड्रेस देम। Now the topics are Central Asian Flyway, mega diverse country, a question on renewable energy, PAR and thermal pollution. So basically very simple topics, right? So the first question is, you have to consider certain statements regarding Central Asian Flyway. It is a flyway which comprises of several important migration routes of water birds. India has launched the National Action Plan for Conservation of Migratory Species under the Central Asian Flyway. तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी इनमें से सही है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऑल यू नीड टू नो इज के फ्लाईवे क्या होता है एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन क्वाइट ईजीली। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए फ्लाईवे क्या होता है। देखो, जैसे हमारे पास हाईवेज़ होते हैं जिन पे गाड़ियाँ चलती हैं, फ्लाईवेज़ होते हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जिस एरिया के ऊपर से जाती है, ठीक है, दे आर दी जियोग्राफिकल एरिया विच इज़ कवर्ड बाय अ माइग्रेटरी बर्ड ओवर द कोर्स ऑफ इट्स एनुअल साइकिल and it comprises of breeding and non-breeding grounds and the connecting migration route। ठीक है, सो जहाँ से एक माइग्रेटरी बर्ड ओरिजिनेट करती है, ठीक है, और जहाँ पे वो जाती है फॉर ब्रीडिंग, सो उस एरिया को जो कनेक्ट करता है दैट इज़ नोन एज फ्लाईवे। So when we talk about flyways, so they will constitute the breeding grounds, the non-breeding grounds, and the constituent migration route, right? So उसमें सब कुछ आता है। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इंडिया की, India is also a part of 3 flyways: Central Asian Flyway, East Asian Australasian Flyway and Asian East African Flyway। ठीक है, दुनिया में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक एक संस्था ने 8 फ्लाईवेज के बारे में बताया है, जिसमें से 3 इंडिया में से गुजरते हैं, जिसमें से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कवर करता है, इट कवर्स अ लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ यूरेशिया बिटवीन द आर्कटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन एंड द एसोसिएटेड आइलैंड चेन्स। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि एक फ्लाईवे अप्रॉक्सीमेटली 30 कंट्री से गुजरता है। तो जब हम माइग्रेटरी बर्ड्स की कॉन्जर्वेशन की बात करते हैं तो इतनी सारी कंट्री से कोऑर्डिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए फ्लाईवेज का कॉन्सेप्ट दिया गया, राइट। सो दे CAF इट कंप्राइजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन routes of the water birds which extend from northernmost breeding grounds in Siberia से लेके southernmost non-breeding wintering grounds in West Asia, India, Maldives, British Indian Ocean Territory। So काफ़ी बड़ा है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे कि मैंने बताया CAF का पार्ट है, और इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी लॉन्च किया है। सो दीज आर द 8 फ्लाईवेज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द BirdLife International and India is part of 3, right? Moving on to the next question, it is which of the following are the criteria to qualify as a mega diverse country? आपने सुना होगा कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, 17 है दुनिया में, इंडिया उनमें से एक है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को क्वालिफाई कि ये कंट्री अब मेगा डाइवर्स कंट्री है? अ कंट्री मस्ट हैव एटलीस्ट 5000 ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स as endemics. A country must have marine ecosystem within its borders. A country must have lost at least 70% of its primary vegetation. So ये 3 हैं क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से इनमें से हैं जो कि मेगा डाइवर्स कंट्री होने के लिए रिक्वायर्ड हैं। सो प्लीज़ मार्क योर आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली, कि 5000 प्लांट्स एंडेमिक होने चाहिए और मेरीन इकोसिस्टम ज़रूरी है उस कंट्री में होना। सो उसी के तहत 17 countries have been recognized as mega diverse countries. Now the third is definitely not a criteria for mega diverse country, लेकिन किसका क्राइटेरिया है या किसी का है भी नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। So mega diverse country is a term used to refer to the world's top biodiversity rich countries. So we have USA, Mexico, Colombia, Ecuador, 17 countries हैं, and like I said 5000 of the world's plant as endemic and marine ecosystem within its borders। ये 2 criteria है mega diverse country के होने के लिए। So these are the mega diverse countries on a map, on a world map, and
India is one of these. Then the third question is regarding the renewable energy sector in India. Government of India has a target of renewable power capacity of 170 gigawatts by 2022, has a target of renewable power production of 175 gigawatts by 2022. The targets are 100 gigawatt from solar, 60 from small hydro, 10 from wind and 5 gigawatt from बायो पावर. तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है. सी यू डेफिनेटली नो कि 1 and 2 कैन नॉट बी देयर टुगेदर, है ना, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. और अगर हम ऑप्शंस में भी देखें तो 1 and 2 इकट्ठी नहीं है. सो प्लीज़ मार्क योर आंसर्स. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमारी कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की वो 175 गीगावाट्स हो जाएगी. इसका क्या मतलब है, लेट्स से हमारी अगर पहले 30 गीगावाट्स की कैपेसिटी थी, ठीक है, तो अभी हम 175 गीगावाट्स माइनस 30 ही प्रोड्यूस करेंगे 2020 तक. प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे हमारे पास 30 ऐड होगा कि इतनी हम और प्रोड्यूस करेंगे. अभी क्या है, अभी टोटल टारगेट जो है वो 175 है, ठीक है, जिसमें से 100 इज़ फ्रॉम सोलर, 60 इज़ फ्रॉम विंड, 10 इज़ फ्रॉम बायोमास एंड 5 इज़ फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, राइट. सो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है. Then moving on to the fourth question. Now this is a very simple question. इसमें आपको statements दी गई हैं regarding photosynthetically active radiation. पहली है incident solar radiation contains more than 50% of it is photosynthetically active radiation. कि जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आती है उसमें से 50% से ज़्यादा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, लेकिन प्लांट्स इसका सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं. तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट है इनमें से. तो ये NCERTs में जो +2 की बायोलॉजी की NCERT है, जिसके लास्ट 4 चैप्टर्स हम कहते हैं कि आपकी इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इकोलॉजी फॉर UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये फैक्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है और हमने भी बहुत बार कवर किया है. सो इन केस यू गेट इट रॉन्ग, प्लीज़ रीड द NCERT प्रॉपरली. द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली. मतलब कि ये गलत है, यहाँ पे मोर देन नहीं है, लेस देन है. देखो, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है कि जितनी भी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अर्थ पे आ रही है उसका सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट्स यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन आ कितनी रही है, लेस देन 50% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन. So now we know sun is the only source of energy for all ecosystems on earth except deep sea hydrothermal ecosystems. ठीक है. सो लेस देन 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है और उसकी 210% ही प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं और वो पूरे अर्थ को सस्टेन करता है. Last question is water of coolants of power plants causes thermal pollution because sudden change in temperature decreases oxygen supply and affects ecosystem composition, increases oxygen supply and affects ecosystem composition, sudden change in amount of water discharged affects ecosystem composition की अमाउंट ही बहुत ज़्यादा आ जाता है. एंड लास्टली नन ऑफ द अबव. सो दीज आर दी 4 ऑप्शंस. प्लीज मार्क योर आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, क्योंकि जब भी कूलेंट आता है पावर प्लांट से तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, उस वजह से इकोसिस्टम इफेक्ट होता है. इसको हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, थर्मल इनरिचमेंट भी कहते हैं. बेसिकली जो वाटर क्वालिटी है वो ख़राब होती है ना. तो जब कूलेंट आता है तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है ऑर्गेनिजम्स की कम हो जाती है एंड इट कैन इफेक्ट द इकोसिस्टम कॉम्पोजिशन. नो समटाइम्स व्हाट हैपेंड इज़ दैट अब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर, है ना. एक तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि इकोसिस्टम की कॉम्पोजिशन धीरे धीरे इफेक्ट होगी क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी. एक है कि इंस्टेंट इफेक्ट है कि इस अब्रप्ट चेंज इन वाटर टेम्परेचर की वजह से अगर कोई ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए, ठीक है, सो उसको हम थर्मल शॉक भी कहते हैं. सो दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है. इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन देयर टेम्परेचर, क्योंकि जो फिश होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड अनलाइक वार्म ब्लडेड जो कि ह्यूमंस होते हैं. वी कैन एडजस्ट टू आर एम्बियंट टेम्परेचर्स, है ना, लेकिन फिश कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते एंड दे कैन डाई ऑफ थर्मल शॉक्स. तो ये एक एडिशनल फैक्ट है, राइट. सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रीमिक्स. सो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में लिखिए. एंड लास्टली हमारा जो PCM बैच 2
है 2021 का, उसकी इनरोलमेंट्स चल रही हैं. सो द क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है और वीडियोस आर देयर. ठीक है, जो भी स्केड्यूल के हिसाब से वीडियो जाती है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे है. आप उसको जितनी बार मर्जी देख सकते हैं. आप उसको कभी भी देख सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिट. एंड with this we are also giving you prelims test series with video solutions. prelims का क्रैश कोर्स रहेगा इसके साथ और आंसर राइटिंग रहेगी, एंड ऑल ऑफ इट अंडर 20,000. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, क्योंकि कोई भी इतने छोटे अमाउंट पे आंसर राइटिंग नहीं देता. मोस्टली जो यू गेट hefty amounts, you get charged hefty amounts for that, right? But we are providing everything, so it's one stop solution. और इस कोर्स की वैलिडिटी 2021 के इंटरव्यू तक रहेगी, सो यू डोंट हैव टू वरी. तो तब तक आप जितने भी वीडियोस हैं उसको जितनी बार मर्जी देख सकते हैं. सो देयर इज़ नो टैब. सो इन केस यू वांट टू enroll, you can go to our website or you can even give us a call in case you have certain doubts, right? So you all the best. मिलते हैं जल्दी ही. थैंक